अब स्टार्ट करने वाले हैं अपना पार्ट टू ऑफ सोल्यूशन। पार्ट टू के अंदर हम पढ़ने वाले थे वेपर प्रेशर, राउल्ट्स लॉ और उससे जुड़े आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और उसी का एक छोटा सा पार्ट है एजियोट्रॉपिक। तो ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेपर प्रेशर। क्या होता है वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर या नॉर्मल प्रेशर की तरह नहीं होता। इसका एक अलग मापदंड, एक अलग सिंक्रोनाइजेशन है स्टडी करने का। तो व्हाट इज दैट पर्टिकुलर मापदंड जिसकी बेसिस पे हम पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले वेपर प्रेशर कैसे देखा जाएगा वो समझेंगे। हम क्या करेंगे, एक वेसल लेंगे, उसके अंदर पानी भर लेंगे और ऊपर से उसे क्लोज कर देंगे। अब उस वेसल के अंदर हम क्या करेंगे, उसे हीट करना चालू करेंगे, तो देखेंगे थोड़ी देर बाद वो पानी जो है वो इवेपोरेट होना चालू होगा और हमको दिखाई देगा वो जो गैस के मॉलिक्यूल, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल गैस में कन्वर्ट हुए हैं, वो धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। क्योंकि वेसल क्लोज्ड है तो वो बाहर तो जा नहीं पाएंगे, और बाहर नहीं जा पाएंगे तो वो क्या करेंगे, वेसल की लेयर है, उस वेसल की लेयर पर ऊपर क्या होंगे, वो धीरे धीरे करके, है ना, वो गैस के मॉलिक्यूल धीरे धीरे करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में, और वो लिक्विड के मॉलिक्यूल नीचे गिरने लग जाएंगे। हम जानते हैं कि अगर परफेक्ट टेम्परेचर ना मिले, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुई है, तो वो क्या करती है, दोबारा से रिटर्न बैक होती है अपने सेम मीडियम के अंदर। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ से मॉलिक्यूल हीट लेके लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा और वो गैस के मॉलिक्यूल दोबारा से हीट लूज करके लिक्विड में कन्वर्ट होगी। तो जो जा रहा है वो इवेपोरेशन है, जो लौट के आ रहा है वो कंडेंसेशन है। और ये आपने देखा होगा, अगर पानी गर्म किया होगा, उसकी जो आप कैप हटाते होंगे तो देखते होंगे ऊपर कितनी छोटी छोटी बूंदें रहती हैं। तो ये प्रोसेस सबने देख रखा है। अब इस प्रोसेस से क्या, अब ये प्रोसेस जब होता रहता है तो एक समय आता है जब इक्विलिब्रियम आ जाता है। इक्विलिब्रियम किसके बीच में, जितना कंडेंसेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू जितना इवेपोरेशन, सॉरी यहाँ दोनों जगह कंडेंसेशन लिख दिया है, जितना इवेपोरेशन हो रहा है वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है जितना कंडेंसेशन हो रहा है उसके। ठीक है, तो मतलब मींस क्या, रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इन इक्विलिब्रियम विद रेट ऑफ कंडेंसेशन। उस टाइम पर इस पूरे वेसल में जो भी वेपर्स होंगे, जो गैस के मॉलिक्यूल होंगे वो क्या कहलाएंगे, पहले तो वेपर, जानते होंगे गैस और वेपर में यही अंतर होता है, इक्विलिब्रियम पे वेपर बनते हैं। तो जो भी वेपर्स होंगे वो क्या कर रहे होंगे, वो कंटेनर की साइड्स, वॉल्स के साइड्स में क्या लगा रहे होंगे, प्रेशर लगा रहे होंगे, और यही प्रेशर क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या है, व्हेन द इक्विलिब्रियम इज सेट अप, है ना, बिटवीन इवेपोरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन एंड रेट ऑफ इवेपोरेशन, उस समय जो वेपर प्रेजेंट होंगे उस कंटेनर के अंदर, और वो क्या कर रहे होंगे, प्रेशर लगा रहे होंगे टू द साइड्स ऑफ द कंटेनर, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। और उस वेपर प्रेशर को हमने इस तरीके से भी बोल रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। सिंस इसमें प्योर लिक्विड था उसको हम P0 से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं कि इवेपोरेशन कहां से होता है, वेपर कहां से बनते हैं, ऑन द टॉप सरफेस, मतलब सरफेस फिनोमेना है इवेपोरेशन। तो जो भी लेट्स से ये टॉप सरफेस है, इस पूरे वेसल की ऊपर से देखने पे ऐसा दिखेगा कि टॉप सरफेस तो ये पूरी टॉप सरफेस है। तो हमारे वेपर क्या कर रहे होंगे, वो पूरी की पूरी सरफेस से जा रहे होंगे। तो हमने P0 इसी को कहा। अब हमारे पास एक ऑप्शन एक केस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम इसको सॉल्यूशन बनाते हैं। हम क्या करते हैं, इस सॉल्वेंट को क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं बाय एडिंग सॉल्यूट। और जो सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूट जिससे वेपर ना बनते हो। नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल चीज होती है जो उड़ जाती हो, जो वेपराइज हो सकती हो। नॉन वोलेटाइल क्या हो जाएगी, जो वेपर ना बनाती हो। जैसे चीनी है, चीनी को रख दो कहीं भी, क्या वो वेपर में कन्वर्ट होगी, नहीं, कैम्फर हो जाता है। तो कैम्फर हो गया वोलेटाइल, वेयरएज चीनी क्या हो गई, शुगर क्या हो गई, नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल चीजें क्या होती हैं, जो वेपराइज नहीं हो सकती। तो हम क्या कहते हैं, हम ये बोलते हैं कि व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट, उस समय क्या होगा, वो सॉल्यूशन बनेगा। तो इसका सॉल्यूशन जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, हमने उसको ले लिया PS। अब एक बात बताओ, क्या वो नॉन वोलेटाइल चीज वेपर बनाएगी, नहीं बनाएगी। तो इस पूरी सरफेस का कोई एक पार्ट ऐसा होगा जो उस नॉन वोलेटाइल चीज से कवर होगा। तो उस पोर्शन को हमने ले लिया है पोर्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मान लेते हैं इतना पोर्शन, पूरी आगे जो फ्रंट वाली सरफेस है ना, उसका इतना पोर्शन क्या है, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से। अब इससे क्या वेपर आएंगे, नहीं आएंगे, तो इसको हमने नो वेपर जोन कह दिया। अब जो बचा हुआ जोन है उससे क्या आएगा, वेपर निकलेगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस पूरे को कहते हैं हम, इन वेपर जो भी निकले हैं इनको हम क्या कहते हैं,
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन। ओके, अब इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, इस सॉल्यूशन के अंदर हमें कंपैरिजन करना है। किससे कंपैरिजन करना है? इसके प्रीडेसेसर से, जहां पर हमने सॉल्वेंट ही डाल रखा था पी नॉट से। अब देखो इसमें क्या है, इतने एरिया से वेपर आ रहे हैं, इसके अंदर पूरे एरिया से वेपर आ रहे हैं, तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, पूरे एरिया का या था स्मॉल एरिया का? तो जब अपन चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये पूरे एरिया से है, तो सरफेस फिनोमिना है वेपर प्रेशर, ये इवेपोरेशन तो हमारा, हमें पता चलता है कि जिसकी सरफेस ज्यादा उसका इवेपोरेशन भी ज्यादा। तो यहाँ पर देखते हैं हम, सरफेस ज्यादा है जहाँ से वेपर बन रहा है, और यहाँ पे सरफेस क्या है, कम। तो हमें ये पता चलता है कि जो पी नॉट होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, पीएस से। मतलब वेपर प्रेशर जो प्योर लिक्विड का होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा किससे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से। ठीक है, हमेशा इन द सेंस जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लेंगे, वोलेटाइल लेंगे तो फिर अलग बात है, हम उसके इसको आगे डील करेंगे। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मैं चेंज इन वेपर प्रेशर निकालूं। अब देखो हमने पहले क्या था, सॉल्वेंट लिया था, फिर हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो हमारा वेपर प्रेशर क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। तो क्या है, मेरा चेंज इन वेपर प्रेशर जो है वो क्या होगा, एक्चुअली वो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, कम होना चेक कर रहे हैं हम, कितना कम हुआ है। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को मैंने बोला डेल्टा पी। अब डेल्टा पी क्या होगा, ज्यादा में से कम माइनस करेंगे, ज्यादा कौन था, पी नॉट, और कम कौन है, पीएस। तो मैं क्या बोल सकता हूं इसे, पी नॉट माइनस पीएस। तो ये मेरा क्या दे देगा, चेंज इन वेपर प्रेशर, जिसको अपन ये भी बोल सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और इसी बात को कौन देख रहा था, राउट्स इन सब चीजों को चेक कर रहा था। इन सब चीज सॉल्यूशन में वोलेटाइल डालते हैं, नॉन वोलेटाइल डालते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सब चीजों को किसने देखा, राउट्स ने। और उसने अपना एक लॉ दिया, उसने सब कुछ कंफर्म करके सारा चेक करके एक लॉ दिया जिसको हम कहते हैं राउट्स लॉ। ठीक है, तो अपन राउट्स लॉ को देखते हैं। हाँ, तो अब आते हैं अपने राउट्स लॉ। राउट्स लॉ हमको क्या बोलता है, राउट्स लॉ हमको बोलता है कि पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो राउट्स लॉ है ये अप्लाइड होता है सारे लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, चाहे वो सॉलिड लिक्विड हो, चाहे वो लिक्विड लिक्विड हो, चाहे वो गैस एंड लिक्विड हो। तो बेसिकली राउट्स लॉ इज अप्लाइड फॉर एवरी लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, अब राउट्स लॉ बोलता क्या है, राउट्स लॉ ने सारे के सारे कंडीशंस को चेक किया कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालते हैं सॉल्यूशन में तब क्या होता है, जब अगर वोलेटाइल सॉल्यूट हो तो क्या होता है ना। तो सारी कंडीशन को उसने चेक किया सॉल्यूशन के, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर। उसने एक एंड में स्टेटमेंट दिया as a law that vapor pressure of volatile liquid is directly proportional to mole fraction of each volatile component present in the solution। क्या बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि जो वेपर प्रेशर होता है किसी भी वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशन का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट। ऐसा नहीं है कि हर मोल फ्रैक्शन के, जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं। तो राउट्स लॉ ये बोलता है कि अगर मान के चलो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वोलेटाइल हैं, तो मोल फ्रैक्शन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। वेपर प्रेशर जो होगा वो दोनों के करस्पॉन्डिंग होगा, लेकिन जो भी वोलेटाइल कंपोनेंट होगा उसी के करस्पॉन्डिंग होगा। ऐसा नहीं कि जो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है उससे भी वेपर प्रेशर आएगा, नहीं आएगा। तो ओनली जो भी सॉल्यूशन के अंदर वोलेटाइल कंपोनेंट होगा उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस वोलेटाइल लिक्विड का वेपर प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मींस वेपर प्रेशर हमेशा मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट के होगा। अब वोलेटाइल देखो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मौजूद होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो अगर ये वोलेटाइल है तो इसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये वोलेटाइल है तो इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ऐसे अपन है ना दो वेपर प्रेशर निकलेंगे और जिनका हम टोटल कर लेंगे उस तरीके से निकलेगा। अगर मान के चलो सॉल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल है तो हमारा वेपर प्रेशर, राउट बोलता है हमारा वेपर प्रेशर कभी भी सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, ओनली किसके होगा, सॉल्वेंट के। और अगर हमारा सॉल्वेंट नॉन वोलेटाइल है तो किसके होगा, ओनली सॉल्यूट के। अगर दोनों ही नॉन वोलेटाइल हैं, दोनों ही कैसे हैं, नॉन वोलेटाइल हैं, तो हमारा राउट लॉ लगेगा ही नहीं। तो ये बात हमको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट के। ठीक है, उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो क्या लगाया उसने, कांस्टेंट। कांस्टेंट यहाँ पर क्या ऐड किया गया है, पी नॉट। पी नॉट क्या होता है, पी नॉट होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। तो इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड होता है, जो हमने याद करो अभी लास्ट जो अपन ने पढ़ा था कि वेपर प्रेशर जब अपन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते थे तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ जाता था, और जब अपन उसको सिंपल वाटर को हीट कर रहे थे तो वो आता था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, जिसको हमने पी नॉट बोला। तो वही पी नॉट क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट बन के आता है। ओके, तो याद रखिएगा कि वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट इनटू चाई ऑफ
वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, ओके है ना। अच्छा, अब इस चीज को पढ़ाने के बाद उसने हमको केसेस बताया। केस बताया कि अगर ओनली वोलेटाइल सॉल्वेंट है, हमारा सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल है, और हमारा ओनली सॉल्वेंट कैसा है, वोलेटाइल है, तो उस केस में जो हमारा वेपर प्रेशर आएगा, टोटल वेपर प्रेशर है, वो क्या आएगा, वो टोटल वेपर प्रेशर होगा समीशन ऑफ डाल्टन लॉ ऑफ वेपर प्रेशर, याद होगा आपको डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, उसमें हम टोटल प्रेशर निकालने के लिए समीशन कर देते थे सारे प्रेशर जो भी मौजूद हो, तो वही किया है। तो टोटल प्रेशर इक्वल्स टू प्रेशर ए प्लस प्रेशर बी, प्रेशर ए प्लस प्रेशर बी। अब देखो, क्योंकि ए हमने कौन सा, ए के लिया हमने सॉल्यूट लिया और बी हमने सॉल्वेंट लिया है, इसका मतलब क्या है, अगर हमारा ए सॉल्यूट था और सॉल्यूट कैसा है हमारा नॉन वोलेटाइल है, तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, 0। फिर बात करते हैं सॉल्वेंट की, बी सॉल्वेंट है हमारा, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट बी चाहे बी, तो हमारा टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, पी नॉट बी चाहे बी के, चाहे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कुछ भी हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए से कोई रिलेशन नहीं रहता अगर आपका वोलेटाइल नहीं, तो किस पर रिलेशन रहेगा, ओनली वोलेटाइल कंपोनेंट पे। अब ऐसा मान लेते हैं कि दोनों ही कंपोनेंट हमारे वोलेटाइल हैं, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी, तो क्या होगा, दोनों का इंडिविजुअल वेपर प्रेशर आएगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए विल बी पी नॉट ए चाहिए, वेपर प्रेशर ऑफ बी विल बी पी नॉट बी चाहिए। इसी तरीके से अपन टोटल वेपर प्रेशर निकालेंगे डाल्टन लॉ लगा के, पीटी इज इक्वल टू पी ए प्लस बी। अब इसको हमने फॉर्मूले में रख दिया, फॉर्मूला रख दिया, लेकिन क्या है कि एक बार क्वेश्चन जो हमारा था वो थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई होके और थोड़ा सा इसको अलाइन करके आया, इसमें थोड़े कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता है मोल फ्रैक्शन, उसकी एक आइडेंटिटी जोड़ दी गई। हम जानते हैं चाई ए प्लस चाई बी क्या होता है, 1 होता है। तो अगर मैं बोलूं कि अगर क्वेश्चन में मेरे को चाई बी गिवन है और इसके रिस्पेक्ट में मुझे फॉर्मूला बनाना है, मुझे चाहिए नहीं यूज करना है, तो उस या फिर चाई ए गिवन है, चाई बी के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला बनाना है, तो दोनों में से कोई भी अगर गिवन हो तो उसके रिस्पेक्ट में 2 फॉर्मूले बनेंगे, तो हम उनमें से एक देख लेते हैं। मान लेते हैं कि चाई बी गिवन है, चाई ए गिवन है, चाई बी नहीं गिवन है, तो हम क्या करेंगे, चाई बी की वैल्यू निकाल लेंगे, चाई बी विल बी 1 माइनस चाई ए। अब चाई बी की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हमने देखो पी नॉट ए चाई ए प्लस पी नॉट बी, हमने चाई बी की जगह रखा 1 माइनस चाई ए, और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन के आया, पी नॉट बी प्लस चाई ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। ये कब है, जब चाई ए गिवन हो, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर अगर बाई चांस ऐसा होता कि चाई बी गिवन होता, क्या होता, चाई बी गिवन होता, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या बन जाता, पीटी इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस चाई बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। और इस फॉर्मूले का क्वेश्चन आया जा रहा है ना, 2-3 साल में अपने क्वेश्चन आते ही रहता है आपस में, 1-2 साल में इस थ्योरी पे, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ नहीं होगा, आपको क्वेश्चन दे देंगे, आपको चाई की वैल्यू दे देंगे, पी नॉट बी दे देंगे, पी नॉट ए दे देंगे, और आपको पूछेंगे बताओ टोटल वेपर प्रेशर क्या है। आपकी एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है इस पे, तो इस पे अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि ये समवॉट इम्पोर्टेंट है और यही हमारा राउल्स लॉ का एक मेजर है ना केस है। अब इसी बात को हमने एक ग्राफ के बेसिस पे समझाया, जो इन्होंने ही समझाया है। बेसिकली इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि दोनों ही कंपोनेंट मेरे मान लीजिए थे क्या है, वोलेटाइल है, तो यहाँ पे मानो कि ये पोजीशन पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 0 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज यहाँ पर क्या है, धीरे धीरे बढ़ के 1 हो गया है। सिमिलर यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज 0 और ये धीमे धीमे बढ़ के 1 हो गया है। अब ये क्या है बेटा, ये 2 ग्राफ को आपस में मिक्स कर दिया है ऐसे करके। तो देखो हमें पता है कि क्या पता है हमको कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाई। अब वो चाई ए वाला तो ए के लिए और बी वाला बी के लिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ग्राफ जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब सॉल्यूट की मात्रा कम है, तो सॉल्यूट की मात्रा कम है तो प्रेशर भी कम होगा, और सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होती है सॉल्यूशन में, तो उसका ग्राफ ऊपर गया। तो पी नॉट ए आ गया, तो यहाँ पी नॉट ए हो गया और यहाँ पर पी नॉट बी हो गया। अब इस तरीके से वैल्यू निकाल ली है, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ है ना। यहाँ पर दोनों पॉइंट जहाँ पर जुड़े इनको हमने बोल दिया टोटल प्रेशर, ये ग्राफ पी का, ये ग्राफ पी का, और हमारे पास एक ये ग्राफ बन गया विद रिस्पेक्ट टू दिस कंडीशन, ठीक है। तो ये ग्राफ हमारा राउल्स लॉ का ग्राफ कहलाता है, और इस ग्राफ में हमको 2 ग्राफ्स को मिक्स करके हमको बनाना पड़ता है, इसलिए कुछ इसी शेप आ जाती है इसकी, ठीक है। अब इसी ग्राफ के थोड़े और वोलेटाइल नेचर हम पढ़ेंगे जब अपन आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, है ना। तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट सेक्शन रहेगा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को। आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जो फॉलो करते हैं राउल्स लॉ। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जो फॉलो नहीं करते राउल्स लॉ। सिंपल सा। आइडियल सॉल्यूशन और कौन से होते हैं,
ऐसे जिनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉल्यूट और सॉल्यूशन के बीच में क्या होती हैं, सेम, मींस उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉल्यूट और सॉल्यूशन के बीच में वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो वो क्या कहलाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्यूशंस आर डिफरेंट। अगर देखो सॉल्यूट और सॉल्यूशन के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सेम रहेंगे तो वेपर प्रेशर क्या आएगा, है ना, इक्विवेलेंट टू आएगा वेपर प्रेशर ड्यू टू राउल्ट्स लॉ। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिफरेंट होंगी तो जो वेपर प्रेशर आएगा वो क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू आएगा वेपर प्रेशर ड्यू टू राउल्ट्स लॉ, इसलिए अपन इसे क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, अगर फोर्सेस सेम है तो उनके बीच में जो हीट एक्सचेंज होगा वो भी सेम होगा, तो जो डेल्टा चेंज इन हीट आएगा, जो डेल्टा चेंज इन एंथैल्पी आएगा वो बेसिकली क्या आएगा, इक्वल्स टू 0 आएगा। लेकिन अगर वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो क्योंकि डिफरेंट फोर्सेस है, डिफरेंट मतलब फोर्सेस हैं, तो मतलब क्या हो गया, उनके बीच में जो एंथैल्पी चेंज है वो कभी सेम नहीं आ सकता। और अगर एंथैल्पी चेंज सेम आएगा जिसका मतलब वॉल्यूम का चेंज भी सेम आएगा, और इधर सेम नहीं है तो इधर वॉल्यूम का चेंज भी डिफरेंट आएगा, आइदर ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन 0 होगा। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या है, बेंजीन एंड टॉल्यूल। ये एग्जाम्पल क्यों इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी का गिवन डेटा है और ये आपको याद रखने हैं, इट इज इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट एग्जाम्पल देके पूछ लिया जाता है कि बताओ इनमें से आइडियल कौन है, नॉन आइडियल कौन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको याद रखना है। ये 3 याद कर लो एनसीईआरटी के, बाकी जरूरत नहीं है। बेंजीन एंड टॉल्यूल, इनका नेचर सेम ही है, एन हेक्सेन एन हेप्टेन, नेचर सेम है, फिर से है ना, ब्रोमो भी थी ना, क्लोरोथेन, इसलिए ये किसके एग्जांपल है, आइडियल के। नॉन आइडियल के एग्जांपल कौन है, इथेनॉल एंड एसीटोन। ठीक है, इथेनॉल एसीटोन, CH2 एंड एसीटोन, वाटर एंड इथेनॉल। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आ जाता है तो अपना फ्री के मार्क्स होते हैं, इसको भूलना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है अपने आप। ओके, तो बेसिकली एक और इम्पोर्टेंट बात जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है वो ये है कि नॉन आइडियल के सॉल्यूशन में आप देख रहे हो कि नॉट इक्वल्स टू आ रहा है। अब नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है आइदर ग्रेटर और आइदर लेसर, मींस या तो वैल्यू 0 से बड़ी होगी या 0 से छोटी होगी। तो उसके बेसिस पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के 2 पार्ट है, तो उनको डिस्कस करते हैं। चलिए, हाँ, तो हमारे पास 2 पार्ट है नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। पहला है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, सेकंड वन इज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। मान लीजिए राउल्ट्स लॉ का वेपर प्रेशर VPR है। अब हम देखने जा रहे हैं कि इससे ज्यादा होता है तब क्या होता है और इससे कम होता है तब क्या होता है। तो जब भी वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ से ज्यादा होगा तब अपन कहेंगे उसे पॉजिटिव डेविएशन, और जब भी वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ से कम, राउल्ट्स लॉ वाले वेपर प्रेशर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसे नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, अगर तौर पर बताया जाए। अब होता कैसे है इसको समझते हैं। तो जब भी ऐसा हो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट स्ट्रॉन्गर हो जाए किससे, सॉल्यूशन से, है ना। अब हम जानते हैं कि इधर देखते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि सॉल्यूट हमारा A है, सॉल्वेंट हमारा BB है, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन AB। तो क्या होगा बेटा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फोर्सेस को ब्रेक करना पड़ेगा, और जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फोर्सेस ब्रेक होंगी तो फोर्सेस ब्रेक होंगी तो क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और जब फिर ये दोनों टूट जाएंगे तो एक नया बॉन्ड बनेगा, और जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, आपने 11th में पढ़ाई होगा। तो अब इनकी बॉन्ड टूटेंगी तो एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी। अगर इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है तो जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन होगा वो ज्यादा होगा, एनर्जी एब्जॉर्प्शन होगा वो ज्यादा होगा, और ये क्योंकि इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर हैं तो एनर्जी एब्जॉर्प्शन क्या होगा, एनर्जी जो रिलीज होगी वो कम होगी। तो यहाँ से एनर्जी कम रिलीज होती है वीकर बॉन्डिंग की वजह से। अब वीकर बॉन्डिंग की वजह से एनर्जी कम रिलीज होती है और यहाँ पे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। तो इस कंडीशन की वजह से ये वाला जो केस हो जाता है वो एंडोथर्मिक हो जाता है, क्योंकि ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्प्शन हो रहा है एज कम्पेयर टू एनर्जी रिलीज। अब ऐसे ही केस अगर उल्टा हो, उल्टा क्या बोल रहे हैं हम, कि अगर सॉल्यूशन स्ट्रॉन्गर होता और सॉल्यूट वीकर होता तो उस केस में क्या होता, एनर्जी रिलीज जो होती वो ज्यादा होती और एनर्जी एब्जॉर्ब होती वो क्या हो जाती, कम, है ना। तो उस केस को अपन क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक केस। तो ये हमारा एक ब्रीफ था, क्लास 11th में हमने समझा था कि कैसे हम सेट करते हैं, है ना, पर्टिकुलर मापदंड कि कौन सा रिएक्शन एंडो होगा और कौन सा एक्सो होगा, तो उसका ब्रीफ दिया। अब ये केस को हम एनसीईआरटी से कंपेयर करते हैं फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल केस। ठीक है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ सॉल्यूट इज स्ट्रॉन्गर देन सॉल्यूशन,
तो देखो मान लो ए हमारा सॉल्यूट है और बी भी हमारा सॉल्वेंट है और ये क्या है ए बी, तो अगर इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है वो स्ट्रॉन्गर है किससे, ए बी से, तो क्या होगा, तो ये होगा कि जो हमारी ज्यादा एंथैल्पी है, जो चेंज इन एंथैल्पी है वो क्या हो, सिंस द रिएक्शन कैसा हो जाएगा, हमने अभी बताया कि अगर स्ट्रॉन्गर होती है तो कैसा हो जाता है रिएक्शन, एंडोथर्मिक हो जाता है। तो इस केस में पॉजिटिव के केस में रिएक्शन जनरली कैसे होते हैं, एंडोथर्मिक, है ना, प्रोसेसेस कैसे होते हैं, एंडोथर्मिक होता है। तो एंडोथर्मिक के केस में डेल्टा एच क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, डेल्टा वी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और क्योंकि हमारा सॉल्यूशन वीकर है तो ये आसानी से टूट के वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और आसानी टूट के वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा लेस टेम्परेचर पे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या करने लग जाएगा, ज्यादा क्या लग करेगा, वेपर्स बनाएगा, और जितने ज्यादा वेपर बनाएगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर बढ़ेगा। और एक टाइम पे हम देखेंगे कि जो वेपर प्रेशर है अब इस टाइम पे ये वेपर प्रेशर किसको क्रॉस कर जाएगा, वेपर प्रेशर ड्यू टू राउल्ट्स लॉ, और हम क्या कहेंगे कि राउल्ट्स लॉ से ज्यादा वेपर प्रेशर हो गया है, इसलिए इसे कहा जाता है पॉजिटिव डेविएशन। अब देखो यहाँ पर क्या है, लेस हीट लग रही है ना इसमें वेपर बनाने में, तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं ये मिनिमम बॉइलिंग मिक्सचर है। कैसा है, मिनिमम बॉइलिंग, क्योंकि इधर कम हीट लग रही है, लेस हीट लग रही है, तो इस बात को याद रखना, मिनिमम बॉइलिंग मिक्सचर है, ओके, है ना। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं अपन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, जब वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ वाले वेपर प्रेशर से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, ओके। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं, इसके ग्राफ में ये होगा जब प्रेशर ड्यू टू ए ज्यादा हो जाएगा, वेपर प्रेशर ड्यू टू बी ज्यादा हो जाएगा। देखो ये अपना नॉर्मल ग्राफ था आइडियल वाला, अब इसमें वेपर प्रेशर ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो टोटल प्रेशर वेपर प्रेशर भी क्या है, ग्राफ में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका ग्राफ क्या है, ऐसे सीधा होना चाहिए था, ये ग्राफ क्या हो गया, ऊपर उभरता हुआ आ रहा है। तो ये वेपर प्रेशर किसका है, ये वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ की वजह से, और हमारा जो वेपर प्रेशर अभी आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, जो अभी हमने किया है। तो पॉजिटिव डेविएशन जैसे ही आएगा तो वेपर प्रेशर का ग्राफ भी ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा केस देखते हैं, नेगेटिव डेविएशन। इसमें क्या होगा, जो सॉल्यूशन है उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हो जाएंगे, और जब सॉल्यूशन की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती हैं तो रिएक्शन हो जाता है एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक में आप जानते होंगे डेल्टा एच लेस देन 0 हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो डेल्टा एच लेस देन 0 होगा तो वॉल्यूम भी लेस देन 0 हो जाएगा, और जैसे ही लेस देन 0 होगा इसका मतलब क्या हो गया, हमको जो हीट जो सॉल्यूशन में वो ज्यादा है। अब अगर आप क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, या जरूरत भी नहीं टेम्परेचर बढ़ाने की, या नॉर्मल वाला टेम्परेचर करेंगे, तो हीट ज्यादा होने की वजह से सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, इसी के ब्रेक होने लग जाएंगे बॉन्ड, और ये बैकवर्ड रिएक्शन शो करने लग जाएगा। और जैसे ही बैकवर्ड रिएक्शन शो करने लग जाएगा, और ऑब्वियसली ये बात है कि ये सॉल्यूशन भी कैसा है, स्ट्रॉन्गर है, वो बैकवर्ड रिएक्शन वाला एग्जांपल और देखेंगे भी, है ना। सॉल्यूशन भी कैसा है, स्ट्रॉन्गर है, और सॉल्यूशन स्ट्रॉन्गर है इसका मतलब ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे कम हीट के अंदर ये ज्यादा वेपर नहीं दे पाएगा जो नॉर्मल टेम्परेचर है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे ज्यादा वेपर नहीं दे पाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे ज्यादा वेपर नहीं दे पाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया जो वेपर प्रेशर है हमारा वो राउल्ट्स वाले वेपर प्रेशर से कम रह जाएगा, और कम रह गया इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव डेविएशन है। क्या रहेगा, नेगेटिव डेविएशन। अब दूसरी चर्चा करें कि हमारा सॉल्यूशन स्ट्रॉन्गर है, सॉल्यूशन स्ट्रॉन्गर है तो हमें क्या देनी पड़ेगी, यहाँ पे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको बोल सकते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग मिक्सचर बनेगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट रिक्वायर्ड है इसके वेपर बनाने के लिए, ओके। तो इसे कहेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग मिक्सचर। अब मैक्सिमम बॉइलिंग मिक्सचर बन जाएगा, तो अब क्या है बेटा, अब ये है इसका ग्राफ। इसका ग्राफ में देख रहे होगे आप, जैसे आपने इधर देखा था वैसे यहाँ पर होगा कि ग्राफ में जो पॉइंट है, राउल्ट्स लॉ की जो पॉइंट है, राउल्ट्स वाले वेपर प्रेशर की जो पॉइंट है, उससे ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। और ग्राफ नीचे की तरफ कैसे जा रहा है कि सारे के सारे जितने भी हमारे, है ना, जो चेंजेस हैं वो सब कैसे होते जा रहे हैं, वो सब नीचे की तरफ गिर रहे हैं, ओके। अगला पार्ट है एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ये अपना इस पार्ट का लास्ट पार्ट रहेगा। एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर एक ऐसे बाइनरी सॉल्यूशन है जिनका मोल फ्रैक्शन लिक्विड स्टेट में एंड वेपर स्टेट में क्या होता है, सेम होता है, सेम कंपोजिशन रखता है। आप जानते हैं लिक्विड स्टेट में जो भी वेपर प्रेशर है उसे अपन चाय कहते हैं, और वेपर स्टेट में जो भी वेपर प्रेशर है उसे अपन वाई कहते हैं। तो चाय की वैल्यू जब वाई के इक्वल हो जाती है किसी बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर, उस टाइम पे जो मिक्सचर बनता है उसे क्या कहते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर।
अब चाई और वाई की वैल्यू सेम होना है तो उसके लिए अपने पास क्या होना चाहिए, उसके पास हम बस एक पर्टिकुलर बाइनरी सॉल्यूशन होना जरूरी है। तो क्या कॉमन स्टेट है, बाइनरी सॉल्यूशन जो मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड और वेपर स्टेट में सेम होना चाहिए। दूसरा, इनको सेपरेट करना मुश्किल है क्योंकि मोल फ्रैक्शन सेम है तो इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, ये सेपरेट होना किसी सिंपल फिजिकल मींस से पॉसिबल नहीं। अब ये दो टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग नेचर, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजिड्रॉप, एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजिड्रॉप। और ये कोई नए है नहीं है मैक्सिमम और मिनिमम बॉइलिंग, ये वही है जो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन थी, बट इसमें थोड़ा सा बस याद रखना है। आपको याद होगा मैंने अभी पॉजिटिव डेविएशन में बताया था कि अगर हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट स्ट्रॉन्गर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉल्यूशन से, तो सॉल्यूशन हमारा वीकर पड़ जाता है। सॉल्यूशन वीकर पड़ जाता है तो कम हीट में ज्यादा वेपर प्रेशर देता है, तो कम हीट में ज्यादा वेपर प्रेशर देने का मतलब है इसको कम हीट लगती है, इसको कम से कम बॉइलिंग पॉइंट लगता है। याद है हमने इसका नाम बोला था मिनिमम बॉइलिंग मिक्सचर, मींस क्या, कम से कम बॉइलिंग पॉइंट लगता है इसको, किसके लिए, इस कंडीशन को अचीव करने के लिए, है ना, वेपर स्टेट में, क्योंकि वाई वेपर स्टेट में ही आता है, वेपर प्रेशर से ही आता है। तो कम से कम हीट लगती है इसको वेपर बनाने में और उस कंडीशन को अचीव करने में, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, मिनिमम बॉइलिंग मिक्सचर। और इसी को एजिड्रॉप के फॉर्म में नाम दे दिया गया है मिनिमम बॉइलिंग एजिड्रॉप। तो जो भी पॉजिटिव डेविएशन होता शो करते हैं मॉलिक्यूल या जो भी कंपाउंड्स पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो सारे कंपाउंड मिनिमम बॉइलिंग एजिड्रॉप बनाते हैं। एग्जांपल के तौर पर हमारे पास अल्कोहल इन वाटर है जिसका कंसंट्रेशन मैक्सिमम कितना रीच हो सकता है 95.6, ये 4 या 6 ऐसी कुछ है, बट एग्जैक्ट डाटा एनसीईआरटी में है। अल्कोहल इन वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजिड्रॉप। इसी की तरह हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजिड्रॉप को देखें तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजिड्रॉप में क्या होगा, वही नेगेटिव डेविएशन वाला एग्जांपल, क्या होगा, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं सॉल्यूशन की वो क्या हो जाएंगी, स्ट्रॉन्गर हो जाएंगी, और स्ट्रॉन्गर हो जाएंगी तो कम हीट में क्या होगा, ये वेपर प्रेशर नहीं बनाएंगे, तो इनको हमको क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी ताकि वेपर प्रेशर आए, ताकि ये कंडीशन अचीव हो सके। क्योंकि वेपर प्रेशर इक्वल होना चाहिए ना, वेपर प्रेशर इक्वल होना मतलब वाई क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट अपॉन टोटल वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर ये अचीव करवाना पड़ेगा, वाई लाना पड़ेगा, तभी वो एक्स के मोल फ्रैक्शन के बराबर हो पाएगा। तो ए और बी की वैल्यू क्या होना, ए और बी की वैल्यू स्ट्रॉन्गर है तो हमको क्या देना पड़ेगा, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो इसलिए हमने इनको नाम दिया मैक्सिमम बॉइलिंग मिक्सचर। और इसी एजिड्रॉप के टर्म्स में क्या हो जाता है, ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजिड्रॉप। तो मतलब सारे एग्जांपल जो कि नेगेटिव डेविएशन में है वो किसमें कंसीडर किए जा सकते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजिड्रॉप। अब आपको याद होगा मैंने मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग के एजिड्रॉप के एग्जांपल नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल नहीं बताए थे, वो इसलिए नहीं बताए थे कि मैं ये चाहता हूँ कि मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग के एग्जांपल जो भी हैं आप उन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल के साथ ही पढ़ें। तो मैंने इधर ये एग्जांपल बताया, आपका होमवर्क है ये, क्योंकि पूरा चैप्टर होगा अपना पार्ट 3 चालू होगा अगली वाली जो वीडियो आएगी उसमें। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको बस पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल ढूंढने हैं एनसीईआरटी से, और उन एग्जांपल को याद करना है हैंड टू हैंड, और उनको किसके साथ कोलैबोरेट करके याद करना है, मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग के। याद रखिए जब मिनिमम होता है तो पॉजिटिव, मैक्सिमम होता है तो नेगेटिव, ये याद होने का तरीका कर सकते हैं आप, यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके एग्जांपल में HNO3 इन वाटर है जो 68% है, एनसीईआरटी का डेटा है, सीधा सीधा सिंपल है, आपको याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन 1-1 नंबर 2-2 नंबर में आते हैं, और ये हमारे केमिस्ट्री का एक मेजर पोर्शन और पार्ट को कोलैबोरेट करके रखते हैं, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। पार्ट 3 हमारा ऑलरेडी आ चुका है, पार्ट 3 को देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड क्वांटा फैक्टर, उससे हमेशा सॉल्यूशन चैप्टर से 101% चांसेस है कि उससे क्वेश्चन आता ही आता है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पिछले 10-12 साल से मैं ये देख रहा हूँ कंटिन्यूसली, एक भी ईयर ऐसा नहीं हुआ कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्वेश्चन नहीं आया है। तो उस पार्ट को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए। ये तीनों पार्ट में से सबसे इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन हैं वो मैंने ऑलरेडी, पार्ट्स हैं जो भी टॉपिक्स हैं उनको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। पार्ट 1 में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन था हमारा क्या, हेनरी लॉ, है ना, और उसकी एप्लीकेशन। पार्ट 2 में हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या रहेगा, पार्ट 2 में हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा आपके आइडियल एंड नॉन आइडियल एंड राउल्ट्स लॉ, एंड पार्ट 3 में हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड क्वांटा फैक्टर, उसी के क्वेश्चन। तो इन तीनों पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट 3 है। पार्ट 2 का भी इंपॉर्टेंस है, पार्ट 1 का भी इंपॉर्टेंस है। इस पूरे चैप्टर का 7 से 8 मार्क्स का इंपॉर्टेंस रहता है। हमारा जो एम है वो ये है कि हम 7-8 मार्क्स में से एक भी मार्क्स लूज ना करें, ये हमारा एक पर्टिकुलर एम रहेगा हर बच्चे के लिए। तो आप जितना हो सके उतना इस चैप्टर में ध्यान दीजिए। मेरे से जितना
कैपेबिलिटी बन पड़ी है, मैंने उतना आपको समझाने की कोशिश की है, इस वीडियो को भी डाला है ताकि आप जितना हो सके उतना इस चीज़ पे ध्यान दें, और जब भी आपका रिवीजन करने के लिए या दोबारा से उस चीज़ को रिकैप करने के लिए ज़रूरत पड़े तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद।